नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्टडी मिनट पे स्वागत है। आज हम फिर से टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज 8 नंबर टेस्ट करेंगे। इसके बाद का जो है हम टेस्ट 9 नंबर इन्वायरमेंट से रखने वाले हैं, जो कि अगले एक दो दिन में, एक दो दिन नहीं, मैं मान के चलिए कि कल आपको मिल जाएगा। कल जो है, कल कोशिश होगी यहीं कि 2 टेस्ट रखी जाए, 9 और 10 नंबर, ताकि जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जा सके। और आप लोग का एग्ज़ाम भी अब काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए कंटिन्यूटी बना के रखें। ज़्यादा अलग अलग किताबें ना पढ़ें, एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। नोट्स को रिवीजन पे फोकस करें, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी बारीक अंतर से जो है काफ़ी छोटे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चीज़ों को रिवाइज करें। जो कंसाइज मटेरियल्स हैं वो डिसाइड कर ले कि कौन कौन सा मटेरियल मुझे पढ़ना है, और बस उतना ही पढ़े, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़े। अब नए नोट्स ना पढ़ें, क्योंकि नए नोट्स पढ़ने का अब समय नहीं है आपके पास। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज पे फोकस करें, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो गाइड बुक है उससे कोशिश करें कि आप चीज़ों को जो है कंसाइज मटेरियल्स में पढ़ें। बड़े किताबों को पढ़ने से बचें। अब अरुण कुमार सिंह को अब पढ़ना जो है शुरू करना, नए जो पहले कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए शुरू करना बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो इसलिए वैसी किताबों से अब बचें, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्चुअल किताबें हैं, थोड़ा वो टाइम मांगती है आपसे। तो उस टाइप की जो किताबें हैं उनसे थोड़ा बचिए। अब जो गाइड है या आपकी नोट्स है प्रॉपरली, आप उसे जो है प्रीफर्ड करें पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास, ठीक है। चलिए, जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे टिक कर दें, ताकि जो अगले टेस्ट होंगे वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में अनुशासन बना कर रखना है आपको। तो कैसे बिहेव करेंगे स्टूडेंट से, कैसे बिहेव आपको करनी चाहिए, ताकि जो है क्लास में अनुशासन बनी रहे। क्या लगता है आपको? पहला तो ये, या तो आप छात्र को छोड़ देंगे वो जैसा कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएंगे, या नरमी और दृढ़ता दोनों मिलाकर व्यवहार करेंगे, छात्रों को कार्यों को ध्यान नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? पहले तो जैसे हम पहले भी करते रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने एक नया तरीका आपको सिखाया है कि जो ऑप्शन लग रहा है आपको सबसे कमज़ोर है, चूंकि निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है इसलिए सावधानी तो बरतनी ही चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो लग रहा है कि सबसे कमज़ोर ऑप्शन है, उसे पहले काट दीजिए कि एक टीचर के लिए ये ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों पे तो सोचना ही नहीं है। ध्यान नहीं देंगे का क्या मतलब है कि आप बच्चे जो कर रहा है क्लास में आप उसे नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो ये भी एक टीचर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे ध्यान देने के लिए ही रिक्रूट किया गया है। आपको सरकार 4600 या 4800 या 4200 ग्रेड पे तभी दे रही है कि आप वहाँ पे बच्चे को ध्यान दे सके, ठीक है। तो इसलिए जो है सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे अच्छा आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया नाम सुना होगा आपने। ये जो है एक तरह का विकार है जो जिसके इम्पैक्ट से क्या होता है, बच्चा जो है क्या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस चीज़ों को जो है नहीं कर पाता है, किससे संबंधित है। विकार का मतलब होता है बीमारी, डिजीज़, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी का नया वर्ड है, ठीक है। तो दो का देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मानसिक बीमारी है ये, गणितीय बीमारी है, पठन से संबंधित बीमारी है, या व्यवहार संबंधित बीमारी है। बताइए कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कौन सा इसका राइट आंसर है। स्ट्रॉन्ग कमजोर तो इसमें नहीं है, क्योंकि या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये
पढ़ने से संबंधित जो है, अगर बच्चे को जो है इस बीमारी की वजह से पढ़ाई में दिक्कत आती है, इसलिए जो ये पढ़ने से संबंधित बीमारी है डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर। संज्ञानात्मक विकास के व्यवस्थित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? बताइए। वुडवर्थ, जीन पियाजे, गाल्टन, पेस्टलोगे। इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि जो सिद्धांत दिए गए हैं साइकोलॉजी में, क्या उस पर कोई क्लास बनाया जा सकता है? आप लोग क्या लगता है? आप लोग अपना विचार नीचे कमेंट में मुझे दे दीजिएगा। क्या साइकोलॉजी के जितने सिद्धांत हैं उस पे जो है, मतलब कि 20-25 सिद्धांतों पे जो जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है उनको एक जगह करके क्या हम कोई 10 मिनट की क्लास रख सकते हैं? आप लोग क्या लगता है कि जैसे संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, नैतिकता के विकास वाले सिद्धांत को किसने दिया, या अदर विद्वानों ने, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, या वाइगॉट्स्की का कौन सा सिद्धांत था? तो ये सब सिद्धांतों पे क्या हमें क्लास रख सकते हैं? आप लोग अपना विचार दीजिएगा नीचे कमेंट में कि सर हाँ रखा जा सकता है, ठीक है, नहीं है, आप बताइएगा जैसा भी हो। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए। ये तो और आसान क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र में कौन रहता है, कि सेंटर में कौन है? साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के सेंटर में कौन है? किसके लिए ये ताना बुना गया है? किसके लिए ये सारी चीज़ें की गई है? जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए? इसके केंद्र में कौन है, सेंटर में कौन है? बालक है, शिक्षक है, शिक्षण विधि है, या पाठ्यक्रम है? क्या लगता है आपको? बहुत आसान है ये तो। ऐसे भी आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी ही होगी, तो इसका आंसर तो तुरंत आप बता दिए होंगे। चलिए, ए है इसका राइट आंसर। 5 नंबर देखिए। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बनेगी आपको। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है, तो आपको जो है इनके इसके राइट आंसर चुनने में समस्या आ सकती है। जो किशोर है उसके मन में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा और निस्सहायता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। सारी बातों को समझ रहे हैं आप? पीढ़ियों का अंतर से क्या मतलब है, अवसरों की प्रतिकूलता से क्या मतलब है, निराशा और निस्सहायता से क्या मतलब है, और स्वप्न दर्शन से क्या मतलब है? स्वप्न दर्शन समझते हैं? सपनों की दुनिया में जीना, जैसा कि आजकल के गाने में होता है। ठीक है, गाने में जो है एक तरह का आपको स्वप्न दिखाया जाता है कि ऐसा हो, मेरे पास एक बहुत बड़ी कार हो, आ, बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे लड़के हों, मैं शराब पी रहा हूँ, कहीं पार्टी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें कैसे प्राप्त की जाए, ये चीज़ें नहीं बताई जाती गाने में, क्योंकि अब जब हनी सिंह जी का गाना देखेंगे, या जस्टिन जस्टिन बाइबर है उसका देखेंगे, या जो भी है, तो उन सब गाने में आपको सपने दिखाए जाते हैं, ताकि वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को उसने प्राप्त करने के लिए कितनी चीज़ें की, कितनी मेहनत की, वो आपको नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जब अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तभी तो आप सपनों की दुनिया में जाएंगे, जब सपनों की दुनिया में जाएंगे तभी तो वो वीडियो आप बार बार देखेंगे। वही चीज़ है। तो ये ऑप्शन है, या ये सी है, या बी है, या ए है? क्या लगता है आपको? पीढ़ियों का अंतर तो होगा नहीं, काटिए इसको, इससे मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, द्वंद्व से। ये दोनों काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, दोनों एक तरह से मैं कहूँ तो दोनों सही है। अगर आप बी या सी दोनों में से कोई भी मान रहे हैं तो जनरली साइकोलॉजी में जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी में दो दो ऑप्शन वो दे देते हैं कि अगर दोनों में से कोई सा भी है तो आपका सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एक चुना जाए तो प्रतिकूलता को चुनना जो है ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। एक प्रतिकूलता को इसलिए चुनना रहेगा क्योंकि जो अवसर वगैरह है, या फिर
परिस्थितियां हैं उसे लेकर जो है द्वंद्व का भाव ज़्यादा बढ़ता है कि आप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन में हर डिसीजन के दो एस्पेक्ट्स हैं। आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं, 4 साल बाद जब आप डिसाइड करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि उस समय जो मैंने डिसीजन लिया वो गलत था, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। आप ऐसा सोचेंगे, सबके साथ ऐसा होता है। और फिर अगर आज जो है 4 साल बाद, मतलब कि आज जो डिसीजन लेंगे, फिर 4 साल बाद सोचेंगे ना, सभी के लिए मैं नहीं कर रहा कि सारे के सारे डिसीजन के बारे में सोचेंगे कि आप वो सारे गलत थे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ डिसीजन ऐसा होता है कि आप सोचेंगे कि उस समय मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, ये गलत डिसीजन था, मुझे दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए था। अगर आप दूसरा भी लेते तो भी यहाँ आकर 4 साल बाद या 5 साल बाद आपको लगता है कि ये गलत था, ये सही था। तो ये द्वंद्व का भाव होता है, प्रतिकूलता जो है दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है, कि कौन सा जो है सही था। तो अवसरों की प्रतिकूलता है, मतलब विकल्प बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं, ठीक है। तो बी या सी में से अगर आप कोई सा भी मान रहे हैं तो दोनों सही है, इसमें नो डाउट, दोनों आप सही मान सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, पाठ्यचर्या क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। इसमें से कौन सा है? पाठ्यचर्या का मतलब क्या है? ये इसका राइट आंसर बी है। विद्यालय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या के का हिस्सा है। ये कहें कि पाठ्यचर्या है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, कि कैसे विद्यालय की सारी जो क्रियाकलाप है वो संपन्न कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक कौन सा विधि जो प्रयोग में करता है? कोई नियम या सिद्धांत सिखाना है, नियम और का, इसके लिए जो है पहले देख लीजिए ऑप्शन, आगमन, निगमन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, विश्लेषण, कहानी, कौन सा? ये इसका राइट आंसर है, आगमन विधि ही सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि सिद्धांत जो है, नियम जो है, ये इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही इसे सिखाया जा सकता है। इसलिए जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अप्रोप्रिएट क्या है, इसमें तो कन्फर्म ही है, ये राइट आंसर है 7 का। 8 पे आइए। ये तो फैक्चुअल है, इसमें कुछ है ही नहीं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मतलब कि उसकी संख्या किसके किसके बीच होनी चाहिए, जो डिजिट उन्होंने बताया वो क्या होना चाहिए। टर्मन का विचार है, इस पे बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग विचार है। तो टर्मन के अनुसार क्या है? पहला ऑप्शन है ए 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110, 80 से 90। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किस चीज़ का अध्ययन करेगा शिक्षा मनोविज्ञान? हम काफ़ी फंडामेंटल्स क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये सबसे ज़रूरी होता है। एग्जाम में सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा सही कर रहे हैं, एग्जाम में सिलेक्शन इस वजह से होता है कि आप आसान क्वेश्चंस को गलत नहीं करें। टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ है। अगर आपने ह्यूमन एरर किया, जो बेसिक क्वेश्चंस को अगर आपने गलत कर लिया, तो आप एग्ज़ाम से, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ये हर कंपटीशन पे लागू होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इजी क्वेश्चन है उससे बड़े आराम से पढ़कर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि वो अगर गलत हुआ ना तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। इजी क्वेश्चन कभी नहीं गलत होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्या लगता है आपको? शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के
प्रभाव का, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान, वंश, रुचि का अध्ययन, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। चलिए बताइए राइट आंसर कौन सा है इसका। पहले तो काट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में काटिए, इन दोनों का सवाल ही नहीं होता। वैयक्तिक भेदों का बहुत लिमिटेशन हो गया, ये तो वैयक्तिक भेद एक केवल पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का, एक हिस्सा है छोटा सा, ये हॉलिस्टिक वे में ये कंप्लीट नहीं है। ध्यान, वंश, रुचि ये भी नहीं है। प्रेरणा व पुनर्बलन ठीक है, पर यह भी एक शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है। वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का जो जैसे जेनेटिकली जो गुण होते हैं उससे क्या क्या चेंजेज आते हैं, उसी से आप व्यक्ति में प्रेरणा का गुण आएगा, पुनर्बलन का गुण आएगा, व्यक्तिक भिन्नता आएगी। ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है। जेनेटिकली मॉडिफाई आपका जो वातावरण या फिर आपके वातावरण का जो इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा सर्किल है, वंशानुक्रम और वातावरण जो है बहुत बड़ा सर्किल है। इसी में व्यक्ति भिन्नता आ जाएगी, प्रेरणा आ जाएगी, पुनर्बलन आ जाएगा, सब इसके हिस्से हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए जो है बी राइट आंसर है। 10 नंबर देखिए, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए या क्या होती है, क्या होना आवश्यक है छोटी कक्षाओं में? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण विधियों का ज्ञान या मानक भाषा का ज्ञान। अब इसमें से जो है, जो सबसे कमज़ोर ऑप्शन है, पहले तो आप उसे काटिए, उसके बाद जो है आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बोलिए कौन कौन सा कट रहा है इसमें से। एक तो भाषा से कोई मतलब नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके ध्यान में होना चाहिए हमेशा। सबसे महत्वपूर्ण और छोटी कक्षा, छोटी कक्षा में भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा होना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। विधियों का ज्ञान ठीक है, पढ़ाने की उत्सुकता से कुछ नहीं होना है, केवल उत्सुकता से काम नहीं चलेगा। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण का मतलब है कि ये चीज़ आपको आपके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्लास ले सकते हैं। तो वो है धैर्य और दृढ़ता। क्यों? क्योंकि जो छोटी कक्षा का बच्चा है ना, वो सीखने को तैयार नहीं है, आपको सिखाना है उसे। उसके लिए आप बहुत सारे मेथड प्रयोग कर सकते हैं। खेल विधि से समझाएंगे, भाषण विधि से समझाएंगे, एग्जाम्पल विधि से समझाएंगे, और भी बहुत सारे मेथड लेकर उसे चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। वो एक अमूर्त रूप लेकर आपके पास आया है, उसके पास कोई फिक्स जो है फेनोमेना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई समझ नहीं है। आपको उसके अंदर इन चीज़ों को भरना है। कहे तो एक खाली मेमोरी कार्ड है, उसे धीरे धीरे जो है आप उसमें जो है चीज़ों को जो है फिलअप करेंगे, उसके अनुसार उसका जो है दिमाग काम करेगा। तो वही चीज़ है, आपको उसके लिए पैसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट से आ रहा है, अलग अलग जेनेटिक गुणों से बना हुआ है। तो वो हो सकता है कि कक्षा को देर से समझे, बातों को देर से समझे। तो इसके लिए आपके पास दृढ़ता का होना या पैसेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिर आप उसे ऐसे नहीं समझा पाएंगे ना, वो बार बार एक चीज़ को 5 बार पूछेगा, 4 बार पूछेगा, आप तुरंत चिढ़ जाएंगे। तो वो नहीं, फिर वो डरपोक सा हो जाएगा, वो फिर पूरे जीवन जो है जल्दी क्लास में कुछ पूछने को उत्सुक नहीं होगा, या उसके पास अगर कोई जिज्ञासा होगी तो वो टीचर से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि बी ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें बी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का इतना ही था। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, साथ साथ बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी किए। आप मुझे बताइए कि क्या हमें जो है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या हमें जो सिद्धांत है जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, उस पर कोई क्लास हमें रखनी चाहिए, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट 20-30 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो है सिद्धांत वाले जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फैक्चुअल, ठीक है, वो गलत नहीं हो। क्या हमें ऐसा कोई क्लास रखना चाहिए? ठीक है, और अगली क्लास वैसे हम इन्वायरमेंट की रखने वाले हैं, अगर आप कहेंगे तो उसके बाद की क्लासेस में 1-2 उसे भी हम रख देंगे। ठीक है, आप पुराने वीडियो को भी देखते रहें, ताकि आपको जो है चीज़ें याद रहें, आपको रिकॉल होती रहें। जैसे 8 तक तो हम पहुंच गए, आप
फिर से 1 2 3 देखिए, ऐसे कर कर के अल्टरनेटिव देखते रहिए, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स का भी आप कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए ठीक है, नमस्कार।